हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने शुरू किया हुआ था जीओसी, जिसमें कि लेक्चर 1 में हमने बोन क्लीवेज देखा। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स में होमोलिटिक बोन क्लीवेज होती है या कौन से फैक्टर में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, और क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है। जिसमें हमने देखा बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। उनके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देखे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनसे रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में सीखा। हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी डिस्कस किया था कि अगर मिथाइल फ्री रेडिकल होता है तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि वहीं हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन को लगा देते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। इसका रीजन भी हमने पिछले वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। चलिए, तो उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है बॉन्ड में तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखो, ये इफेक्ट होता क्यों है। सिंपली कह सकते हैं कि ये जो जितने भी इफेक्ट पड़ेंगे वो इफेक्ट क्यों होंगे, थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसके वजह से उस बॉन्ड में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग होगा, और उस चेंजिंग से होने वाले इफेक्ट्स को ही क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में बेसिकली एक फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, और बाकी फिर एक एक करके सारे लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे। चलिए, अब ये जो इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। देखो, नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट इफेक्ट यानी क्या होगा, वो हमेशा उस बॉन्ड में पाया जाएगा, प्रेजेंट रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। यानी क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। कंडीशंस पे कभी भी ये डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। तो उस तरीके के इफेक्ट को क्या कहेंगे, परमानेंट इफेक्ट। वहीं टेम्पररी इफेक्ट क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल काउच। कोई एक्सटर्नल काउच, कोई एक्स्ट्रा चीज उस कंपाउंड पे आएगी तभी जाकर के क्या वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इट गेट्स डिसअपियर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल काउच। जैसे एक्सटर्नल काउच वहां से हट जाएगा, क्या होगा, आपका ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली हमें तीन चीजें पढ़ना है। पहला चीज है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट, तीसरी चीज है आपके पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और टेम्पररी में हमें पढ़नी है दो चीज़ें, एक है इंडक्ट्रोमैटिक इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले परमानेंट इफेक्ट को पढ़ेंगे हम लोग। परमानेंट इफेक्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को। चलिए, अब इंडक्टिव इफेक्ट को पहले समझते हैं, फिर कैसे कैसे कंपाउंड में किस किस तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे क्या चीज़ है। क्या कह रहा है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी चीज याद रखेंगे कि इसकी वजह से होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द अटैच्ड एटम और ग्रुप, एटम भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है, विथ कार्बन, कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं, विथ कार्बन इज नोन एज इंडक्शन एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। और इसके वजह से जो इफेक्ट्स क्रिएट होता है कंपाउंड में उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या, ये हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होगा,
ये इफेक्ट जो होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। और दूसरा ये क्यों होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगा। ये क्यों होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेफरेंस में एक कंपाउंड ले रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन को इसमें एज ए रेफरेंस माना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस माना जाता है, तो ये मान के चलते हैं इसमें कि हाइड्रोजन ना तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ही इसको देगा, ठीक है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से लेना देना नहीं होता है, इसको एज ए रेफरेंस मान करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है कार्बन, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बिल्कुल कहाँ पे, दोनों के बीच में है। कहाँ पे, दोनों के बीच में है। ना तो ये लेफ्ट जा रहा है ना तो राइट जा रहा है, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में है तो किसी भी तरीके का इंडक्शन इस कंपाउंड में नहीं होगा, ठीक है। वही अगला मान लीजिए कि अब H के जगह पे कोई एटम या ग्रुप है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को, G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, ठीक है। ए और जी, इसमें पहले केस क्या करें, ए और जी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। और ए और जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने कंसीडर कर रखा है। अब देखो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे यहाँ देखोगे तो ये बीच में था, ये क्या कर रखा है, अपने टुवार्ड्स इसको खींच के रखा है। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। और जानते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का टेंडेंसी क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवार्ड्स पुल करने की, ठीक है। अब जैसे ही अपने टुवार्ड्स पुल किया, आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसके साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, इसके साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसके साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, इसमें पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। और इसमें अगर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो गया तो अगले वाले कार्बन में क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इसी चीज़ को क्या कह रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में इंडक्शन हुआ। अब इससे कुछ जो जो इफेक्ट्स होंगी उन्हीं चीज को क्या कहते हैं, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड ये है, 5 कार्बन का हमने कंपाउंड ले रखा है। इस बॉन्ड को एज ए रेफरेंस मान रहे हैं, एज ए रेफरेंस मान रहे हैं। CH बॉन्ड जो होगा इसके लिए हम लोग रेफरेंस मान के चल रहे हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके किसको लगा रखे हैं, फ्लोरीन को लगा रखे हैं। आप जानते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवार्ड्स पुल करेगा। अब देखो अपने टुवार्ड्स जैसे ये पुल करा, इसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, डेल नेगेटिव, ठीक है। अब डेल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, इसके पास डेल नेगेटिव डेवलप हुआ है, इसके पास डेल पॉजिटिव है, ठीक है। इधर मान लीजिए और कार्बन हमारे पास जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ए एटम है, दूसरा ए प्लस एटम है और तीसरा ए माइनस एटम है, ठीक है। तो यहाँ अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करेंगे तो आप क्या कहोगे कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और फिर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। यानी किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो कह सकते हैं कि इन दोनों कार्बन में, अब मान लीजिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। और कार्बन 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अब ग्रेटर देन हो जाएगी कार्बन 2 की, ठीक है। तो अगर सिर्फ कार्बन 1 और कार्बन 2 को देखेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, कह सकते हैं इसके पास डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो इसके पास डेल नेगेटिव मान लीजिए डैश कर दे रहे, ठीक है, डेल नेगेटिव। और फ्लोरीन की वजह से इस पे क्या डेवलप हो रखा है, डेल पॉजिटिव। और ये डेल पॉजिटिव का जो वैल्यू होगा, ठीक है, डेल पॉजिटिव का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जो है डेल डैश नेगेटिव से क्या होगा,
ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलप होगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसके पास क्या रहेगा, डेल पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। और सेम तरीके से जब हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे तो सबके पास क्या होगा, जैसे अब इसके पास डेल पॉजिटिव आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, फिर इन दोनों के बीच में इंडक्शन होगा, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से क्या होगा, अगले वाले कार्बन में डेल पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो पहले के पास क्या है, डेल 1 पॉजिटिव, दूसरे के पास डेल 2, तीसरे के पास डेल 3, डेल 4, डेल 5। इस तरीके से क्या होगा, इंडक्शन यानी बढ़ते जाएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया, डेल 1 का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर डेल 2, डेल 3, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन कार्बन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। इन सब के सम को अगर लेंगे तो ये डेल के बराबर होगा। सब के सम को अगर लेंगे तो मान लीजिए डेल नेगेटिव डेवलप हुआ फ्लोरीन पे और डेल पॉजिटिव सब को मिला करके, है ना, तो सब का सम को अगर लेंगे तो डेल के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग और एक चीज ये मेजर कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि इसको अगर हम रेफरेंस मान लें, इसको रेफरेंस मान ले दोनों के बीच के बॉन्ड्स को। ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से अगर ये डेल्टा x1 राइट साइड में शिफ्ट किया, किस साइड में, राइट साइड में, डेल्टा x1 राइट साइड में शिफ्ट किया है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप होगा तो इसके वजह से डेल्टा x2 ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का। सेम तरीके से इसमें क्या होगा, डेल्टा x3, इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा x4, इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा x5। बात क्लियर है? अगर इसमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट, देन डेल्टा x2, फिर डेल्टा x3, डेल्टा x4 और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा x5। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो बेसिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस चीज़ का ये मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फ्लोरीन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसमें होगा, फिर ऐसे ऐसे घटते चला जाएगा। बात क्लियर है? ये है बेसिकली क्या, इंडक्शन इफेक्ट, सॉरी ये क्या है बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट है। इसी चीज को क्या कह रहे हैं, इंडक्शन कह रहे हैं ना। अब देखो इससे क्या क्या हो रहा है, जो जो चीजें होंगी उन्हीं चीज को क्या करेंगे हम लोग अब लिखते चल जाएंगे क्या क्या होती जा रही है इसमें। अब इसमें देख रहे थे जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पहली चीज ये क्या है, परमानेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उनको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस जा रही है इफेक्ट क्या हो रही, कम हो रही है, यानी ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। दूसरा चीज क्या है, ये ऑपरेट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके वजह से ऑपरेट हो रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से ये ऑपरेट हो रहा है। तीसरी चीज ये पहले हम लोग बोल चुके हैं, ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ही ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, यानी काम करता है। ठीक है। आफ्टर 3 कार्बन दिस इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 3 के बाद इस इफेक्ट को नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या सिंपली क्या कह सकते हैं, डेल 4 की जो वैल्यू होगी नियरली इक्वल टू 0 होगी, उसके बाद इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगली चीज, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर इन द नेक्स्ट बॉन्ड, यानी मान लीजिए पहले में जितना इंडक्शन हो रहा है उससे अगले वाले बॉन्ड में सिर्फ इसका 10% होगा। ठीक है। और फिर इससे अगले वाले में सिर्फ कितना परसेंट जाएगा, 10%। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट बहुत कम हो जाती है, इसलिए 3 कार्बन के बाद क्या कर दिया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं। CH बॉन्ड इज टेकन एज रेफरेंस, रेफरेंस में किसको लेते हैं, CH बॉन्ड को लेते हैं। और ये इफेक्ट जो होती है एक वीक इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है। ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा था, तो क्या हुआ, ये अपने टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जिसके वजह से इस पे डेल नेगेटिव और बाकी कार्बन पे क्या डेवलप हुआ, डेल पॉजिटिव डेवलप हुआ। ठीक है। अब देखो इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इंडक्टिव
के जो है बेसिकली दो टाइप होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव के बेसिकली दो टाइप होते हैं। अब पहला जो है मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, माइनस नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से दूर जा रहा है तो क्या कहेंगे, माइनस, उससे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी अगर खींचने वाला होगा तो क्या कहेंगे, इसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। यानी क्या कह रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रेट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रेट अगर एटम या ग्रुप का जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, रेफरेंस में क्या लिए थे, CH बॉन्ड, इधर क्या आपके पास एटम या ग्रुप ले लीजिए। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको अट्रैक्ट करने का रेट अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा किसका है, एटम या ग्रुप का, तो इसको क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान रहे हो, उससे अगर ज़्यादा अगर होगा अट्रैक्ट करने की रेट तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, माइनस आई इफेक्ट। और कि जितने भी ग्रुप रहते हैं जो इस तरीके के इफेक्ट शो करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। EWG क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को आपको एग्जैक्टली बिल्कुल रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर कहा जाए एक्चुअल चीज़ तो ये जो सीरीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज होता है। एटम या ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्रुप होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस ऑर्डर को एग्जैक्टली आपको रट लो, याद कर लो, जैसे करके इस ऑर्डर को आपको एग्जैक्टली क्या करना है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या है, NF3 प्लस का, फिर NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN एसिड का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन C डबल बॉन्ड, COOR, OR, OH, NH2 ट्रिपल बॉन्ड, देन बेंजीन का, देन डबल बॉन्ड का। ठीक है, अब देखो कई लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि सर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास OR लगा हुआ है और OH है। ठीक है, तो OH का क्या होना चाहिए सर, ऐसे कहते हैं कि OH का जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, OR का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इस तरीके से क्या करते हैं, इस चीज़ को इधर उधर करके कॉन्सेप्ट को और ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखो सर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या कहेंगे, कम होता है। या सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बन क्या करता है, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि ये क्या करता है, कम करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आप अपने आप को समझाने के लिए कह सकते हो कि हाँ सर चलो ये चीज़ें हो रही है, बट एक्चुअल देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वैसे मान लीजिए अगर आपको समझना या समझाना हो किसी को तो ऐसे भी समझा सकते हो और सेम तरीके से आप इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर मान लीजिए बच्चों को समझाना हो तो। लेकिन एक्चुअल कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए इस ऑर्डर को आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अगली चीज है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो रेट था, अट्रैक्ट करने का रेट एटम या ग्रुप का हाइड्रोजन से क्या था, ज़्यादा था। अब यही चीज़ क्या होगी अगर उल्टा होगी, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रेट अब हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एटम या ग्रुप। तब ऐसे इफेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग, प्लस
आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इसका जो सीरीज होता है, इस सीरीज को भी हम लोग सिंपली याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा CH2 नेगेटिव, देन NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये ठीक है एसिड का नेगेटिव पार्ट, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को क्या मान रहे हैं, एज ए रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, और इन ग्रुप्स को एक साथ में क्या कहते हैं, ऐसे इस तरीके के ग्रुप जिनका क्या कहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का रेट हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखोगे एज इट इज। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करी जाए तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट जब तक सारे इफेक्ट नहीं पढ़ लेते हम लोग परमानेंट वाले, तब तक हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ऐसे सिंपली कह लो कि अगर सिर्फ एक इफेक्ट प्रेजेंट होगा तो हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अदरवाइज अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा इफेक्ट होगा तो सारे इफेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट की बात करी जाए तो ये यूज होता है टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। इनके स्टेबिलिटी चेक होने करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास CH2 पॉजिटिव, CH2NO2 ये है एक, और मान लीजिए हमारे पास CH2 पॉजिटिव, CH2F है, और तीसरा मान लीजिए आपके पास CH2 CH3, इसको 1 कह दे रहे हैं, इसको 2 कह दे रहे हैं, इसको 3 कह दे रहे हैं। ठीक है, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर चेक करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप एक चीज़ सिंपली याद रखेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, इंटरमीडिएट पॉजिटिव, या इस चीज़ को अगर जनरलाइज कर दे तो क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो उसको वैसे ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे जो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। यानी सिंपली क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे उनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर नेगेटिव वाले होंगे, यानी सिंपली क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर होंगे, ठीक है, तो वैसे स्पीसीज इनको स्टेबल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, हमें 3 कंपाउंड दे रखा है। 3 कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, जितना चीज़ कॉमन है ना उतना चीज़ को पहले मार्क कर लो। तो इतना पार्ट में देखोगे कि इतना चीज़ें क्या आपके पास कॉमन है। अब इसके बाद देखो जो भी कार्यक्रम हो रहा होगा इसके बाद हो रहा होगा, तो इसमें देखेंगे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें F ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप का भी हमने क्या देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये दोनों कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया आपके पास, 2 सबसे ज़्यादा हो गया स्टेबल। अब यहाँ 2 ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अब इनके पावर को जानना होगा। ठीक है, इनके पावर को जानना होगा। तो NO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए आप यहाँ पे NO2 क्या है, F से ज़्यादा है। F आपका कहाँ पे, यहाँ पे, और NO2 पहले है। तो NO2 का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी 2 के बाद हो जाएगा, पहला 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा आपके पास 3, और 3 के बाद 1। इस तरीके से स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन हो गया। सेम तरीके से कार्ब एनायन की आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है,
इसके बाद यहाँ से और एक चीज़ यूज करी जाती है, इस तरीके से सेम तरीके से कार्बन आयन की आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, है ना। सारे ग्रुप इफेक्ट्स को एक साथ पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, सॉरी, उससे पहले इस चीज़ का हम लोग इफेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये चेकिंग करने के लिए, टू चेक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो। इनका जो एप्लीकेशन है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद बेसिकली देखेंगे, क्योंकि सारे इफेक्ट्स को पढ़ने के बाद अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्वेश्चंस में गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है। सिंपली अभी के लिए बता दे रहे, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो इसका हमें बनाया जाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इसमें सिंपली कहेंगे कि लोन पेयर का अवेलेबिलिटी देखा जाता है, लोन पेयर कितना ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए, ठीक है, उस चीज़ को देखा जाता है। जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप लिख लो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इसको देखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं डीएनपी रूल। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर एंड पी स्टैंड्स फॉर पावर, ठीक है। तो कभी भी आप इंडक्टिव इफेक्ट को लगाओगे तो डीएनपी रूल को अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको, डिस्टेंस, यानी कि कितना ज़्यादा दूरी पे, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। दूसरा चीज़ देखना है आपको नंबर, कि कितना ज़्यादा नंबर है, जितना ज़्यादा नंबर होगा, अगर डोनेटिंग का ज़्यादा नंबर है तो डोनेशन ज़्यादा करेगा, विद्रोइंग का ज़्यादा नंबर है तो विद्रो ज़्यादा करेगा। और तीसरी चीज़ देखना है कि पावर, कि उसका ऑर्डर कितना ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे तब जाके इंडक्टिव इफेक्ट आपका करेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रिवीजन कर लेना। अगले पार्ट में हम लोग रेजोनेंस देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। तीनों पार्ट को एक साथ करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पार्ट में, एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।